कैसे। और जगदेव बाबू का एक जीवन परिचय मुझे मिला था पढ़ने के लिए 1976 में। ब्राह्मण में क्यों कैसे तो राम स्वरूप? अब मैं इनका आपको शुरू से लेकर अंत तक जो मेरी जानकारी है मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ और आपसे शेयर कर रहा हूँ। 2 फरवरी 1922 को ये पैदा हुए थे, जैसा आपने बताया कि जहानाबाद के कुरहारी गांव में। जगदेव उनके बाबू पिता जी शिक्षक थे, राग नारायण डांगी। डांगी वहाँ के जो किसान हैं, साग सब्जी पैदा करने वाले लोग हैं, या उत्तर प्रदेश के हिसाब से मौर्या समझ सकते हैं, यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश कुशवाहा, इस कौम के थे ये वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। प्रारंभिक शिक्षा जब ये गए स्कूल में तो जहानाबाद, गया और अगल बगल का ज़िला नक्सलाइट एरिया था, नक्सलपंथी वहाँ बहुत थे, सामंती ज़िला था। तो जगदेव बाबू को वहाँ के एक अध्यापक ने मार दिया अनावश्यक, जिसमें पढ़ते थे। ज़मींदारी प्रथाओं में ये होता है, जब कोई व्यक्ति अच्छे दिमाग का आगे बढ़ने को होता है तो किसी न किसी बहाने से मनोबल गिराने के लिए तरह तरह के उसके ऊपर बातें करते हैं। कभी व्यंग बोलते हैं, कभी मार देते हैं, कभी किसी से पिटवा देते हैं ताकि उसका मनोबल गिर जाए। जगदेव बाबू के साथ भी ऐसे हुआ। एक शिक्षक ने अनावश्यक इनको मार दिया, तो कारण इन्होंने नहीं पूछा। कुछ दिन के बाद वही शिक्षक सो रहा था विद्यालय में, बच्चे पढ़ रहे थे ये और सो रहे थे, तो ये पहुंच करके एक हाथ खींच के उसको मार दिया शिक्षक को। तो उस शिक्षक ने प्रधानाध्यापक से शिकायत किया कि इन्होंने ऐसा व्यवहार किया। तो इन्होंने तर्क दिया कि सज़ा बराबर की होनी चाहिए, मुझे अनावश्यक रूप से इन्होंने मारा था और विद्यालय के समय में ये सो रहे हैं जबकि इस समय इनको पढ़ाना चाहिए। ये जगदेव बाबू की शुरुआती बात बता रहा हूँ। उसके बाद हाई स्कूल नज़दीक में एक विद्यालय था, हाई स्कूल लीडर, वहाँ से किए और स्नातक की पढ़ाई और परा स्नातक की पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से किया। पटना विश्वविद्यालय में एक कोई वर्मा थे, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, ये पढ़ रहे थे, तभी उनकी संगत में आ गए और उन्होंने इनको ये सलाह दिया कि महापुरुषों का जीवन परिचय पढ़ो, उससे कुछ ज्ञान मिलेगा। तो जगदेव बाबू ने तमाम साम्यवादी विचारधारा के और उस समय ये जैसे आप लेनिन वगैरह के बारे में बता रहे हैं, तमाम पढ़ा ओढ़ा, उससे उनका एक क्रांतिकारी दिमाग पैदा होने लगा। लेकिन पढ़ने के बाद वो नौकरी नहीं किए, चले गए बॉम्बे। बॉम्बे में पत्रिकाएं निकलती थी, एक पत्रिका का नाम संभवतः उदय था, एक पत्रिका और कोई थी, इसके वो संपादक बन गए। लेकिन ज़्यादा समय नहीं रहे, प्रकाशक से इनका झगड़ा हो गया, मतभेद हो गया और छोड़ करके चले आए बिहार। जब बिहार आए तो ये सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली है। लोहिया जी के प्रभाव से ये सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होने के बाद 1967 में संसोपा, प्रजातंत्र सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, एक का चुनाव निशान था बरगद, एक का चुनाव निशान था झोपड़ी, जानते होंगे जो पुराने लोग होंगे। संसोपा से ये चुनाव लड़े कुर्था से और भारी बहुमत से विजयी बने और बिहार सरकार में संवित सरकार बनी। ये और कर्पूरी ठाकुर की समझदारी से पहली बार वहाँ सरकार बनी, तो इनको सिंचाई मंत्री बनाया गया। सिंचाई और बिजली विभाग एक ही में था उस बिहार में। तो इन्होंने बकायेदारों की लिस्ट मांगी थी, तो बकायेदारों में बिरला के ऊपर 5 लाख का टैक्स बकाया था, बिजली का पैसा बकाया था। इन्होंने उसके प्रबंधक वगैरह जो होते हैं फैक्ट्री के बुलवाया और कहा इसको जमा कर दो। तो उसने कहा अभी तो नहीं, समय लगेगा, हम जमा कर देंगे। बोले ना,
अभी जमा होना है। तो उसमें ये हुआ कि उसने कहा चेक बुक तो मैं नहीं लाया हूँ, अभी कैसे जमा होगा। वो जान गया कि ये मंत्री जी जिद पर आ गए हैं, समझ गया मंत्री जी के व्यवहार को। तो बुलवाया उसने, उन्होंने चेक बुक मंगवाया और कहा चेक काटो अभी, और उसको रुकवा लिया वहाँ पे जब तक बैंक से क्लियरेंस ना हो जाए कि इनके अकाउंट में पैसा है, ये बैंक ये चेक क्लियर हो जाएगा। ये सूचना जब आ गई तो उसको छोड़ा। तो जाते समय प्रबंधक ने ये कह दिया बिरला से कि ठीक है, आपने हमको 2 घंटे की यहाँ सज़ा दी है, रोका है, हम आपको देख लेंगे। ये है उद्योगपति का साहस था। उद्योगपतियों के अंदर पहले से ही इतना बड़ा साहस है, किसी मंत्री को, किसी विधायक को, जिसको जो चाहे वो कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के बल पे सरकारें चलती हैं। बहरहाल जगदेव बाबू ने जमा करा दिया। संबित सरकार थी, भंग हो गई। लोहिया जी से बहस हुई समाजवाद पर कि समाजवाद क्या है। अब देखिए, एक संजोग की बात कह सकते हैं, इत्तेफाक की बात कह सकते हैं कि जो बहस लोहिया जी से बिहार में हुई जगदेव बाबू की, वही बहस उत्तर प्रदेश में रामस्वरूप वर्मा जी से हुई, समाजवाद को ही लेकर कि समाजवाद क्या है, जो आप समाजवाद कहते रहते हैं, ये है क्या। लोहिया जी ने संभव बराबरी एक शब्द का प्रयोग किया कि समाजवाद माने होता है संभव बराबरी। यही चीज़ रामस्वरूप वर्मा जी के लिए भी उन्होंने कहा। तो दोनों ने एक ही उत्तर दिया कि समाज में या तो गैर बराबरी है या बराबरी होनी चाहिए। इस संभव बराबरी कौन सा शब्द आप लाए हैं? या तो बराबर हो या तो गैर बराबर। ये संभव बराबरी शब्द सही नहीं है। और आपको बता दें, इस समाजवाद के चक्कर में बहुत सारे समाजवादियों ने लोहिया का साथ छोड़ दिया था, जिसमें आपके मधुलिमिया वगैरह भी थे, सब लोहिया जी का साथ छोड़ दिए थे। 25 अगस्त 1967 को बिहार में फिर जगदेव बाबू ने शोषित दल का गठन किया। शोषित दल का गठन किया और चुनाव लड़े, हार गए बाद में। लेकिन चूँकि वो उनके दिमाग में यह बात थी कि समाज में बराबरी होनी चाहिए, और गैर बराबरी का कारण यहाँ सामंतवाद, और उस सामंतशाही को ख़त्म करने के लिए बहुत प्रयास किया उन्होंने वहाँ। और आखिर में जब उत्तर प्रदेश में रामस्वरूप वर्मा जी से मुलाकात हुई उनकी, तो उनके समझ में ये बात आ गई कि बगैर सामाजिक व्यवस्था को ठीक किए लड़ाई हम लड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि जब हम गरीब अमीर की लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे ही वर्ग का, हमारे ही समाज का व्यक्ति अमीर है अगर, तो अमीर के पाले से लड़ेगा। हमारी ही कौम का आदमी हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए समाज में पहले समरसता होनी चाहिए, समाज में पहले विचारों का फैलाव होना चाहिए, ताकि हम लड़ाई लड़ सकें। इसके लिए उत्तर प्रदेश में 1 जून 68 को अर्जक संघ की स्थापना हुई थी। अब उसके फेल होने, ना चल पाने के कारणों पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 1 जून 68 को स्थापना हुई और जगदेव बाबू भी इसका प्रचार प्रसार करने लगे थे। 71 में शोषित शब्द उनका लिया गया और समाज उत्तर प्रदेश का रहा। वर्मा जी यहाँ समाज दल बनाए हुए थे, दोनों को मिल करके शोषित समाज दल का गठन किया गया और फिर आंदोलन की रूपरेखा तय हुई। हाँ, लोहिया जी से मतभेद इस बात पर भी हुआ था। लोहिया जी से इन्होंने कहा था, कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला, ये नहीं चलेगा। और लोहिया जी इनके इस बात से सहमत नहीं हुए थे। कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला, इस बात से लोहिया जी से ये सहमत नहीं हुए थे। लोहिया जी इनके विचार से सहमत नहीं हुए थे, जो उनसे अलगाव। और फिर 5 सितंबर को नारा उन्होंने दिया, 100 में 90 शोषित हैं। शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये उनका एक नारा था। और इस लड़ाई को लड़ते हुए 5 सितंबर 74 को कुर्था में जब प्रदर्शन किए थे, जैसे बताए थे 5 सूत्री मांगों को लेकर, तो वहाँ के एक DYSP ने गोली मारी थी, जो इनके गर्दन में लगी। पहले तो अनाउंस किया गया हट जाइए हट जाइए, जिन्होंने शोषित झंडा फहराया वहाँ ब्लॉक पर,
बोले धारा 144 लगी है, हट जाइए। इन्होंने स्पीच दिया, मैं धारा 144 तोड़ दे रहा हूँ। और ये जो गोली चलाई गई ये सामंतवादियों की सहमत से थी। इंदिरा जी तक को खबर दे दी गई थी इन सब चीज़ों की। सरकार की सहमत से गोली चलाई, इनके गर्दन में लगी और ये वहीं गिर गए, भगदड़ मच गई। मुख्यमंत्री का नाम क्या था? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। तो ये जब मरे तो इनको पकड़ के न ले जा करके टांग पकड़ के घसीटते हुए ले जाया गया गाड़ी में। और उस समय पानी पानी मांग रहे थे तो एक लक्ष्मण सिंह नाम का व्यक्ति था, नहीं लक्ष्मण चौधरी नहीं, लक्ष्मण सिंह था, वो इनका चेला बन गया था, शिष्य बन गया। तो वो कैसे मैं बता दूं, जब ये मंत्री थे तो पटना में गए गाड़ी से गलियों में कुछ फल और खरीदने, तो इन्होंने एक प्रश्न उससे किया, उस आदमी से, कि जो तुम बेच रहे हो इसको कभी खाते हो? जब ये मंत्री थे सरसठ में, तो उसने बिहारी भाषा में जो भी जवाब दिया उसका मतलब यही था कि बाबूजी हम लोग तो बेच बाच करके इसको गल्ला खरीदते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, हम लोगों की ये नसीब नहीं होता। तो उन्होंने जो भी खरीदा, सेब खरीदा या केला खरीदा, जो भी खरीदा, उसमें से कुछ अंश उसको खाने के लिए दिया उस दुकानदार को। तो बड़ा प्रभावित हुआ दुकानदार और उसने पूछा आप कौन है बाबूजी? तो उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया। उसको उन्होंने पटना विधानसभा भी दिखाया और दुकानदारी छोड़ करके फिर इनके साथ रहने लगा। जगदेव बाबू की जो बात, उनके जयराम प्रसाद जी की जो बात कर रहे हैं, तो जयराम प्रसाद जी जब ये मिनिस्टर थे तभी मिलने गए। तो जयराम प्रसाद जी से इन्होंने एक सवाल किया था, तुम नौकरी क्यों करते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि बाबूजी बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए करता हूँ। क्या कुत्ते बिल्ली तो नौकरी नहीं करते, लेकिन तुमसे अच्छा पालन पोषण कर लेते हैं। तुम आदमी के लिए क्या करते? यही बात का झटका लगा जयराम प्रसाद सिंह। इसका उत्तर वो दे नहीं पाए थे इनको, जगदेव बाबू को, और उन्होंने नौकरी छोड़ दी प्रोफेसर की। यही उत्तर दिया था उन्होंने। बहरहाल जयराम प्रसाद जी बताए। तो जब इनको 5 सितंबर 74 को गोली मार दी गई, गर्दन में लग गई, टांग पर घसीटे ले जा रहे थे, पानी पानी चिल्ला रहे थे, तो वही लक्ष्मण सिंह पानी लेके जा रहा था, उसके हाथ से लोटा छीन लिया गया, फेंक दिया और पानी की जगह इनके मुंह में पेशाब किया गया। हिंदुस्तान में किसी राजनेता के साथ ये पहला और अंतिम व्यवहार है, जान लीजिए। ये पहला और अंतिम व्यवहार अभी तक हुआ है किसी राजनेता के खिलाफ पूरे देश के अंदर। फिर इनको गाड़ी पे लाद लिए और इनका प्लानिंग ये थी सरकार की, दिल्ली से इशारा मिला था कि इनके डेड बॉडी को जंगल में डाल दिया जाए, वहाँ जंगली जानवर इनको खा जाएंगे और ये बता दिया जाएगा कि जगदेव बाबू सभा से भाग गए, पता नहीं कहाँ चले गए। ये इनकी डेड बॉडी के साथ ये पूरा मसौदा रचा गया और इनके डेड बॉडी को डाल्टनगंज ले जाया गया। जहानाबाद कहाँ है, डाल्टनगंज कहाँ है, पटना कहाँ है, और रात भर